जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिपेश भट्ट एंड वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता ही है कि इस इंस्टीट्यूट का एम है कि डिफेंस के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है उसमें स्टूडेंट्स की हेल्प करना। उसी एम और ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए हमने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं, पॉलिटी सीरीज़। इसमें हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे विद टॉपिक वाइज, और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मैं भरोसा दिला सकता हूँ आप लोगों को कि इस सीरीज़ को आप फॉलो कर रहेंगे तो इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ये हमारी पहली सीरीज़ है। इसके बाद और भी ऐसी सीरीज़ आएंगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश। और जिसका एम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस देना, ताकि आप डिफेंस रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है उसको इजीली घर बैठे क्रैक कर सकें, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस टॉपिक को, ज्योग्राफी पॉलिटी को। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई हमको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे कि आपने सबने सुना होगा कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ऐसा क्या ज़रूरत हुई कॉन्स्टिट्यूशन की? जैसे हम आज़ाद हुए थे 47 में, 1947 में इंडिया देश आज़ाद हुआ। हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जिससे इंडिया गवर्न हो सके। ठीक है, क्या राजा महाराजा क्या लॉ बनाएंगे वो चलेगा, या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी, सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा, लोगों के राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, स्टेट को क्या लॉज बनाने हैं। ठीक है, क्या क्राइम है क्या क्राइम नहीं है, इन सब चीज़ों को कोडिफाइड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी था एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर देने के लिए कंट्री को। ठीक है, और उसी एम को माइंड में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया के लोगों के द्वारा एक असेंबली को इलेक्ट होना पड़ेगा जो बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे। और उसी एम के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंडियन रिपब्लिक के लिए। ठीक है, हमारे स्टेट के नेचर को डिफाइन करना कि सोवरेन रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, रिपब्लिक रहेगा, कम्युनिस्ट रहेगा, कैसा रहेगा, ये नेचर को डिसाइड करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे चली, हमें ये जर्नी को देखना है। आज के लेक्चर में हमें ये समझना है कि ये जर्नी कैसे चली, और कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कौन कौन लोग थे, क्या क्या स्टेप्स लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम एन रॉय। उन्होंने 1934 में बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जो कि रेगुलेट होगी या फिर बनाई जाएगी इंडियंस के द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम एन रॉय। ये कम्युनिस्ट लीडर थे इंडिया में। इनके बाद 1935 में ही, जस्ट बाद 1935 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी यही फिर से दोहराया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंडिया के लिए, इंडिया के नागरिकों के लिए, उनको राइट्स देने के लिए। ठीक है, तो पहली बार एम एन रॉय ने बोला था। इसके बाद 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी यही सेम डिमांड को लेके आए थे। फिर इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यही सेम चीज़ बोली थी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेगी, किसी भी बाहर आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना, और जिसका एम होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे बनाई जाएगी। मतलब हर एक इंसान को वोट का अधिकार होगा और वो लोग, इंडिया के लोग, इस असेंबली को चुनेंगे। ये जे.एल. नेहरू ने 1938 में इन्होंने बोला था। ठीक है, फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। जैसे कि 1946 में हम आज़ाद नहीं हुए थे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट में लोग जो कैबिनेट में, गवर्नमेंट में जो लोग थे, उन लोगों ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये भेजा
कि हम अब चाहते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना दी जाए, तो उस एम को माइंड में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। इसमें 3 कैबिनेट मेंबर्स आए थे, पैट्रिक लॉरेंस जो कि हेड थे, फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में भी ऑलरेडी इंडिया आ चुके थे, और इसके बाद थर्ड मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर। और फर्स्ट टाइम इस मिशन में बोला गया था कि इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए इस मिशन के अंडर, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। और यहां से पावर मिली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, जो कि नवंबर 1946 में फर्स्ट टाइम बन भी गई। फिर कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बोला गया था कि अराउंड 389 लोग इसमें पार्ट लेंगे, मतलब 389 लोग इसमें मेंबर होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होंगे, जो कि वेरियस प्रोविंसेस से चुने जाएंगे या फिर वेरियस प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए जाएंगे, और इन लोगों को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, कितने मेंबर होंगे? 389 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें से 296 अराउंड प्रिंसली स्टेट से आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में क्या कंपोजिशन होगा उसकी बात की जा रही है। फिर इसके बाद अराउंड 93 मेंबर्स होंगे जो ब्रिटिश राजा रजवाड़े से आएंगे, प्रिंसली स्टेट से आएंगे। सॉरी, ये प्रिंसली स्टेट्स है, ये ब्रिटिश प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। इसमें से 11 गवर्नर प्रोविंस थी और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी। इनमें से ये लोग आएंगे। अब इनको चुनना कैसे जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो इंडिया में नहीं थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि हर एक इंसान जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट करने का अधिकार हो, ऐसा सिचुएशन तो हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, लिमिटेड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इस बेसिस पे हमारे यहाँ लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज को यूज़ करते हुए कुछ 10-15% लोगों ने इस पावर को यूज़ करते हुए लोगों को वोट किया प्रोविंसेस में, ठीक है। और प्रोविंसेस में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, मतलब ये जो लोग हैं ये कैसे इलेक्ट होंगे, इसके लिए प्रोविंसेस, जैसे हमारे अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसी तरीके से प्रोविंसेस हुआ करती थी। और प्रोविंसेस में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स जो प्रोविंसेस में लोगों के द्वारा इलेक्ट हुए थे, ये लोग जो इलेक्टेड हो चुके हैं डायरेक्टली, ये लोग कहीं ना कहीं जाके अपने में से ये 389 लोगों को इलेक्ट करेंगे। मतलब जो नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन इनको इलेक्ट करेंगे, और ये इलेक्टेड मेंबर जो प्रोविंसेस में बैठे हैं ये इलेक्ट करेंगे 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रही है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हो रही। और ये सिर्फ इलेक्टेड नहीं है बॉडी, ये नॉमिनेटेड बॉडी भी है, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर हैं वो तो नॉमिनेटेड हैं, इनको इलेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टली नॉमिनेटेड है। तो ये जो बॉडी बनी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 389 लोगों की, ये पार्शियली नॉमिनेटेड, पार्शियली इलेक्टेड बॉडी थी। एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी। और इनके इलेक्शन का जो तरीका था वो सिंगल पास्ट पोस्ट सिस्टम था, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम था, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ये इलेक्शन किया गया था, जो कि आज के टाइम पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। अब अपन अपने डिस्कशन पे पहले से आते हैं कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है। 389 लोग थे, ठीक है, 296 प्रोविंसेस से आए थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 93 प्रिंसली स्टेट से आए थे। कैसे इलेक्ट हुए थे? पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड पर्सन थे, ठीक है।
सीट्स अलॉटेड प्रोपोर्शनली, करीब एक सीट पे 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन अप्रॉक्स। तो एक सीट के लिए 10 लाख लोगों ने वोट किया था, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे, वोट तो नहीं किया था। 10 लाख लोग को एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये 3 मेजर कम्युनिटीज से आए थे, जो कि थे मुस्लिम, सिख और जनरल में बाकी हिंदू और बुद्धिस्ट, पारसी, ये सब को इंक्लूड किया जा सकता है, जो इन दोनों कम्युनिटी के अलावा थे। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनली डिवाइडेड थे, मतलब अपनी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं डिवाइड, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो सिख हैं वो सिख को वोट कर रहे थे, या सिख को कहीं ना कहीं जितने सिख की पॉपुलेशन थे उसके हिसाब से प्रपोर्शन डिसाइड किया गया था। जैसे मान लो एक स्टेट है पंजाब, उसमें सिख की पॉपुलेशन है 60 लाख है, तो 6 लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में एक इंसान है। इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था। मेंबर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मैंने बताया अभी, प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबली से लोग इलेक्ट, जो ऑलरेडी हो चुके हैं वो लोग इलेक्ट करेंगे। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था आज के समय की तरह, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट अपॉइंट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, और जो प्रिंसली स्टेट है वो अपने नॉमिनेट करके अपने किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को राजा लोग भेज सकते थे। ठीक है, इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी है। ठीक है, अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन इसका प्रेसिडेंट होगा इस असेंबली का। ठीक है, और कैसे ये काम करेगी ये भी हमारे माइंड में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, अब हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। सब लोग लिख के तो नहीं बैठ के लिख नहीं सकते, किसी को हेड बनना पड़ेगा, है ना। कुछ कमिटीज बनेंगी उसके लिए, जो मेजर काम संभालेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, यूनियन कैसे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा, स्टेट कैसे चलेंगे, सिटीजनशिप क्या होगी, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई। तो सबसे पहले जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन को बोला कि आप बन जाइए टेम्परेरी प्रेसिडेंट, आप आज के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बन जाइए। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को ये असेंबली बैठी, आफ्टर इलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और लोग 389 लोग सिलेक्ट होके आ गए हैं। वो लोग बैठे, सब तो नहीं बैठे, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था स्टार्टिंग में, और प्रिंसली स्टेट ने बाइकआउट कर दिया, तो अराउंड 300 लोग आए थे। ठीक है, तो ये लोग बैठे थे 9 दिसंबर 1946 को, एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी बैठे हुए थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद सर को इनको सबसे पहले इलेक्ट किया गया, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनका काम था कि एक्चुअल प्रेसिडेंट को लेके आना। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने थे, राजेंद्र प्रसाद, सॉरी। ठीक है, और साथ ही साथ 11 दिसंबर को ही 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी 2 वाइस प्रेसिडेंट बने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब ये दोनों काम हो गए। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर को, 9 दिसंबर को स्टार्टिंग हुई है, 11 दिसंबर को क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट चुना गया है, वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम से समझ में आ रहा है कि रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, एम्स क्या होने चाहिए, क्या खाका होना चाहिए, क्या ड्राफ्ट होना चाहिए, किस क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, उस बारे में बात करने वाला एक रिजोल्यूशन पास किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर को। ठीक है, जिसका नाम है पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लेड डाउन द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, लेटर मॉडिफाइड इनटू प्रीएम्बल, जो आज के फॉर्म में प्रीएम्बल के फॉर्म में देखा जा सकता है। प्रीएम्बल जैसे कहता है हमारा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सब नेचर है, लिबर्टी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, ये सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही पहले मेंशन था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। ठीक है, और इसको 13 दिसंबर को पास किया गया।
1946 में, और 22 दिसंबर 1947 सॉरी 22 जनवरी 1947 में ये अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब साइन करके अडॉप्ट कर लिया सबने कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है और इसी को हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। फिर फंक्शनड एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट। अब ये जो असेंबली बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगी। मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम नहीं है इनका, ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम नहीं है, साथ ही साथ इनका काम ये भी है कि लॉज क्या बनेंगे, ठीक है, क्या लॉज होंगे, क्योंकि सब चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, एक काम उनका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा काम ये नॉर्मल लॉज क्या होंगे, ठीक है, मैरिज लॉज, प्रॉपर्टी लॉज, ये बेसिक लॉज क्या होंगे, ये भी काम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। और इसने कुछ काम किए, जैसे इंडिया की मेंबरशिप रेटिफाई की कॉमनवेल्थ की, ये कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम, ठीक है। 26 जून या जुलाई के आसपास 1947 26 नेशनल फ्लैग है 22 जुलाई 22 जुलाई 1947, ठीक है। इस समय पे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया, नेशनल एंथम, नेशनल, तो ये सब काम भी साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर लिया गया था 24 जनवरी 1950। ये जो दिन था 24 जनवरी और ये जो दिन था स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग का दिन है, ये आखिरी दिन है। यहाँ पे सारे लास्ट मीटिंग हुई है 24 जनवरी 1950 को, और सबने साइन किया है और अडॉप्ट करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ नहीं तो 2 साल 2 years 11 month एंड 18 days कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टाइम लिया टोटल। अब हर दिन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ नहीं रही थी, उसने टोटल 141 डेज बैठे थे, जिसमें से इसने मेजरली सारे 60 कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी प्रेजेंट थे वर्ल्ड में उनको स्टडी किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 7400 समथिंग कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, 2000 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट को डिस्कस भी किया गया, और इस तरीके से इतना टाइम लेते हुए अराउंड 64 लाख रुपीस लगाते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, फ्रेम किया और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जैसा कि मैंने बताया कि 2 मेजर काम थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। पहला काम तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, और दूसरा काम था कि एज अ पार्लियामेंट भी एक्ट करना। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे तो राजेंद्र प्रसाद उसके हेड होते थे, जब वो नॉर्मल लोकल लेजिस्लेशन या फिर नॉर्मल लेजिस्लेशन को एक्ट करते थे, नेशनल फ्लैग को लेके आना, सॉन्ग को डिसाइड करना, एंथम को लिखना या फिर अडॉप्ट करना, इन सब चीज़ों को जब किया जाता था लेजिस्लेशन को, तो जीवी मावलंकर जो कि हमारे फर्स्ट स्पीकर थे वो हेड करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ मेजर कम्युनिटी कमिटीज़ की बात की गई। मेजर कमिटीज़ और माइनर कमिटीज़, दो इस तरीके से बहुत सारे जो मेजर काम थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, जितने भी काम थे उनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, कि 8 कुछ मेजर कमिटीज़ बनी और 13 माइनर कमिटीज़ बनी, ठीक है। तो ये मेजर कमिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो जितने भी काम हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या लिखेंगे, तो जो 389 लोग हैं इनमें से 15 लोग को निकाल दिया और बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स देख लो, 15 लोग को निकाल दिया और फिर आपसे पूछा, उनको बोला कि आप यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, आप स्टेट का सिचुएशन देख लो, आप यूटीज़ का सिचुएशन देख लो, आप ये देख लो, आप वो देख लो। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी काम है उनको इस तरीके से डिवाइड करके कमिटीज़ को दे दिया
कि आप बताइए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी जवाहरलाल, जहां भी यूनियन लग रहा है ना, यूनियन मेजर कमेटीज में, उसको जवाहरलाल नेहरू से कहीं ना कहीं लिंक करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। इन दोनों कमेटीज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि स्टेट कमेटी कौन सी है और प्रोविंशियल कमेटी कौन सी है। स्टेट कमेटी स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर थी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी के अंदर थी। ठीक है, फिर रूल्स एंड प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी। अब जो हेड है वही रूल्स एंड प्रोसीजर डिसाइड करेगा। स्टीयरिंग मतलब जैसे कि कार का स्टीयरिंग होता है, जिस तरीके घुमाएंगे उस तरीके से जाएगा, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है, और रूल्स एंड प्रोसीजर बताने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लाया गया, ठीक है, एज ए हेड। ठीक है, तो स्टीयरिंग कमेटी मतलब मॉनिटरिंग और डायरेक्शन का काम था, और रूल्स एंड प्रोसीजर भी इन्हीं के अंडर में था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो सबको ही पता है, बी आर अम्बेडकर जी के अंडर थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेजर मेंबर्स हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन कौन से इनके मेंबर्स हैं। ठीक है, जो चेयरमैन तो थे बी आर अम्बेडकर जी, चेयरमैन। फिर टी टी कृष्णामाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, कुल 7 मेंबर्स थे। सैयद सादुल्ला, 1 2 3 4 5, और भी 2 मेंबर्स थे, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, टी टी कृष्णामाचारी, अलादी कृष्णामस्वामी। 2 मेंबर्स और हैं, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इनके सातों मेंबर्स अपने को कहीं ना कहीं माइंड में होने चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, और फिर एक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़, इसकी कमेटी बनी थी, जो सरदार पटेल जी हेड कर रहे थे। इनके अंडर 5 मोर कमिटीज़ बनी थी। तो ये मेजर कमिटीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और कई बार माइनर कमिटी से भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फ्लैग कमेटी, ये राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर थी। ठीक है, फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि एलिफेंट है वो सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एलिफेंट, जाइगेंटिक है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है एलिफेंट। बी एन राव, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर हैं ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं बी एन राव। ठीक है, एच वी आर अयंगर सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, सेक्रेटरी हैं। एस एन मुखर्जी, ये चीफ ड्राफ्टमैन है। कई बार क्वेश्चन इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीफ ड्राफ्टमैन कौन है, बी आर अम्बेडकर भी लगा देते हैं। चीफ ड्राफ्टमैन जिन्होंने लिखा है उसको, वो है एस एन मुखर्जी। ड्राफ्ट पूरा एक्चुअल फॉर्म में लिखा गया वो एस एन मुखर्जी द्वारा लिखा गया। फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कैलीग्राफर हैं। इन्होंने ड्राफ्ट को डिसाइड किया लास्ट में, और इन्होंने उसको एकदम लिखा है पूरा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है अपने हाथ से लिख के दिया इनने इंग्लिश में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और वसंत कृष्ण वैद्य ने उसको कैलीग्राफी किया है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। फिर नंदलाल बोस एंड बेवर राम मनोहर सिन्हा, आर्टिस्ट थे, जो भी डिजाइन हुई हैं वो इनके द्वारा की गई हैं। ठीक है, नवंबर 26 1949 कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड एंड अडॉप्टेड। ठीक है, नवंबर 26 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और पास कर लिया। 3 वर्ड्स हैं, अडॉप्टेड, इनैक्टेड और एनफोर्स्ड। ठीक है, एडॉप्टेड मतलब सबने सम्मति दे दी है। ठीक है, इनएक्टेड मतलब साइन करके उसको एक्ट में फॉर्म में लेके आ गए हैं।
साइन करके सबने सम्मति दे दी है उसको, और एनफोर्स्ड मतलब उसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। ये इसके ऐसे सीरियल, अडॉप्ट पहले होता है, फिर इनएक्ट होता है, फिर एनफोर्स्ड होता है। इनएक्ट होने के बाद ही कोई लॉ एनफोर्स्ड हो सकता है, ठीक है। तो सबने सम्मति दी, सबने साइन किए और फिर उसको लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बन के तैयार हो गया था पूरा, है ना। और उसके बाद इसको पास कर दिया और अडॉप्ट कर लिया, इनएक्ट भी कर लिया। बट एनफोर्स किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन टुक इफेक्ट, एनफोर्स किया गया उसको 26 जनवरी 1950 को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब यहीं पे सब बन गया था तो इस दिन को 2 महीने रुकने की क्या जरूरत थी, है ना। पूरा दिसंबर रुके, पूरा जनवरी रुके, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने स्वराज दिवस की तरह 1930 में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्राई कलर को होस्ट करके इस दिन को हमने इंडिपेंडेंस डे के दिन जैसे मनाया हुआ था। और हमने तभी सोचा था कि 1930 में ये सोचा था कि 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन वो बना हमारा 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे बन गया तो इस दिन को जब हमने 1930 में सोचा हुआ था, स्वराज दिवस के नाम से जाना गया था इस दिन को, तो उसको कमोमरेट करने के लिए हमने जनवरी 26 को रिपब्लिक डे बनाया, है ना। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन एनफोर्स किया गया। काफ़ी कुछ हमने इसी दिन एनफोर्स कर दिया था, जैसे सिटीजनशिप और ऐसे कुछ राइट्स को हमने यहाँ पे एनफोर्स कर भी दिया था, पार्लियामेंट्री लॉज को। लेकिन यहाँ पे फुल कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन एनफोर्स किया गया, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म, कुछ तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि इन्होंने क्या क्या गलती की या फिर क्या इनकी तरीके में गलती थी, इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। ये बोला गया है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी विथ इनडायरेक्ट इलेक्शन। सही सही बात है कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं किया। आज के टाइम पे जैसे हम अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, हर एक कंस्टिट्यूएंसी में हम जाके वोट करते हैं और वही लोग हमको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लोकसभा में। और सेम गोज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोविंसेस को हमने चुना और प्रोविंस के लोगों ने इनको चुना। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। डायरेक्ट होता तो ज्यादा लोगों की विल दिखती, है ना। तो उस तरीके से ये थोड़ा ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, 2 साल 11 महीने 18 दिन, बहुत ज्यादा समय ले लिया, लगभग 3 साल ले लिए, है ना। इतना समय क्यों लगा? यूएस को तो 4 महीने लगे थे, तो ऐसा क्यों, इतना ज्यादा समय क्यों लगा? इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन इसका इसका रीजन ये है कि हमने स्टेट यूनियन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यूएस ने सिर्फ यूनियन के लिए मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। उनका मेजर लॉज फेडरल, ट्रूली फेडरल कैरेक्टर है उनका, उनका स्टेट लॉज अलग चलते हैं, सेंट्रल लॉज अलग चलते हैं। हमें सबके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ऊपर से डाइवर्सिटी जितनी इंडिया में उतनी कहीं नहीं है। इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री को सबके सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, सबको इक्वल फील कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, तो उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। ऊपर से इनडिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब के बीच में। तो सारे तबके के लोगों को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और प्रॉपर इक्वालिटी फील होने के लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए टाइम ज़्यादा लगा। ये बोला जाता है कि डोमिनेटेड बाय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरा डोमिनेट किया है, और किसी ने तो उस टाइम पे ट्रूली रिप्रेजेंटेशन इन्हीं का था, इसीलिए इन्होंने डोमिनेट किया। मुस्लिम लीग को भी मुस्लिम लीग भी इलेक्ट हुई थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट भी थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने बाइकआउट कर दिया और मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनने के बाद अलग हो गई, ठीक है। तो डोमिनेटेड बाय आईएनसी, ये बात भी सही है। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लॉयर और पॉलिटिशियन ही डोमिनेट कर रहे थे, डॉक्टर्स और टीचर्स और इस तरह के लोग कम दिख रहे थे। इन लोग का डोमिनेशन है, और सिर्फ दो मेजर प्रोफेशन ने डोमिनेट किया इस असेंबली को, इस बात पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, कहीं ना कहीं हिंदू ने ज़्यादा डोमिनेट किया है, लेकिन ये कहीं ये क्रिटिसिज्म ही कह सकते हैं, ट्रूली क्रिटिसाइज तो नहीं कर पाए, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। हमने जैसे पहले ही पढ़ा कि एक बंदा 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो डोमिनेटेड बाय हिंदू बट रिप्रेजेंटेड बाय अदर्स ऑल्सो,
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ फॉर कंस्टिट्यूटिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, किस बेसिस पे इसको असेंबली को बनाया गया। द रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा कोई रिजोल्यूशन तो आया नहीं था। कैबिनेट मिशन प्लान, ये बात सही है, हमने पहली स्लाइड में देखा था कि कैबिनेट मिशन प्लान ने पावर दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये बात भी गलत है, आंसर भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946, ये बात तो हम सही है, 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, ये बात हमें पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बात भी सही है। The Constitution was finally signed by the members of Constituent Assembly on 24th January 1950. हाँ, फाइनली साइंड तो इसी दिन हुआ था, ठीक है। इसके बाद इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी को। तो ये कहीं ना कहीं तीनों स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है। आर्टिकल नहीं, थर्ड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वर, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई है उसकी कुछ बात है, और ये आईएएस में आया हुआ 2013 का क्वेश्चन है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंस, डायरेक्ट तो इलेक्शन हुआ नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड थी, हमने पढ़ा ही अभी। नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, नॉमिनेट तो प्रिंसली स्टेट को किया गया है, बाकियों को तो इनडायरेक्ट इलेक्टेड किया गया। इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बात सही है कि हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को लाया और उन लोगों ने इलेक्ट करके कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूएंट असेंबली को लेके आया। और सिलेक्टेड की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड थी हमारी बॉडी, पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी सजेशन हो जो जिससे आप हमें बता सकते हैं कि हम आपकी हेल्प कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इस सर्विस को। थैंक यू।